So good evening, friends. We are live. Yes, good evening, everyone. Welcome to the very first edition of Late Evening Startup Pathshala. And we did that to accommodate a very special guest who is joining us from Seattle, USA. And she'll be talking about international patenting, IPR, how things are done internationally. आज ही हमने एक सेशन देखा था शाम को, जिसमें हमने आईपीआर को डिटेल में समझा, आईपीआर क्या होता है, कैसे हम इसे फाइल कर सकते हैं, किन चीजों को आप पेटेंट कर सकते हैं, हमें पेटेंट क्यों करना चाहिए। हमने वो सारी चीजों को आज शाम के सेशन में देखा और आज हम उसका एक इंटरनेशनल एस्पेक्ट समझेंगे। एंड मेनी पीपल रिक्वेस्टेड कि उसका एक एक्सटेंडेड सेशन होना चाहिए, सो यू नो here we go. So we already planned it though. So we'll be talking about, you know, अगर आपका कोई आपको पेटेंटिंग किसी और कंट्री में करनी है, हमने शाम को देखा कि पेटेंटिंग आप कंट्री स्पेसिफिक होता है। आप पेटेंटिंग एक कंट्री के लिए करते हैं, फिर आपको दूसरी कंट्री के लिए अलग अलग रूल्स है। बट देन व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल पेटेंटिंग, ये कैसे हो सकता है? इसके लिए वी थॉट टू कॉल समवन हु इज really into this thing. So we with our network we found one specialist, Miss Gargi Mishra. She's a seasoned intellectual property professional with about 10 plus years of experience, and she has been working with a lot of corporates. उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी इसी सब्जेक्ट में किया है, एंड आई एम रियली होपफुल दैट विथ हर एक्सपीरियंस एंड विथ हर नॉलेज, आज हमारे जितने भी मिथ्स हैं, डाउट्स हैं हमारे इंटरनेशनल पेटेंटिंग को लेके, we'll be clearing that. So welcome Gargi, and welcome Anushta. And Thank you. yeah, so we have people joining in, and so stage is all yours, Gargi. Thank you. So I want to first of all introduce myself, just give a little brief. So I was a student of Oriental Institute of Science and Technology, where I met Anuj sir, and it has been a great journey. I got to learn a lot of things, and then eventually I started working in the field of intellectual property, where I do have expertise in the patent, and now I work with most of the product-based company. So it's like आज के स्टूडेंट्स को मैं ये बोलूँगी कि आप यदि आप कंटिन्यूअसली अपनी स्टडीज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते रहेंगे और ट्राई करते रहेंगे, यू विल रीच समवेयर एंड यू विल डू गुड in your career. So with that short introduction, and I like to start about the international aspects of intellectual property. So बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या इंटरनेशनल एस्पेक्ट है, और मैं मोस्टली स्टार्टअप्स को ये बोलती हूँ कि आप शॉर्ट टर्म विजन ना रखें, आप लॉन्ग टर्म देखें. इफ यू वांट टू grow your business out of India, or say if you are living in maybe some country in Europe, but आपको है कि आप आगे जाके यूएस में भी अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो कीप दैट लॉन्ग टर्म विजन, एंड उस विजन को लेके आप पेटेंट फाइलिंग करें, बिकॉज पेटेंट्स आर मोर ऑफ अ ज्यूरिडिक्शन बेस्ड. हर एक कंट्री के लिए स्पेसिफिक पेटेंट लॉज होते हैं. इंडिया के अपने पेटेंट लॉज हैं, यूएस के अपने पेटेंट लॉज हैं, यूरोप के अपने पेटेंट लॉज हैं. सो हर जगह के हिसाब से आपको डिफरेंट फाइलिंग और ग्रांटिंग मिलती है. कई बार लोग यूज करते हैं कि इट्स एन इंटरनेशनल पेटेंट, बट दैट्स नॉट द राइट टर्म टू यूज, बिकॉज देयर इज नथिंग लाइक एन इंटरनेशनल पेटेंट. इट्स जस्ट दैट कि आप ये बता रहे हैं कि जो मेरा पेटेंट है, सेम पेटेंट हैज बीन फाइल्ड इन मल्टीपल अदर कंट्रीज टू. कि आज मेरा जो इंडियन पेटेंट मैंने अप्लाई किया था, वो मेरे पास उसका यूएस फैमिली मेंबर भी है, उसका मेरे पास यूरोपियन फैमिली मेंबर भी है, ऑस्ट्रेलियन फैमिली मेंबर भी है. So that's more of an international, or you have family members in different countries. But again, going back to the fact कि आप ये भी विजन रखेंगे कि आप कहाँ कहाँ अपना बिजनेस कर रहे हैं, मे बी लाइक इट्स नॉट वर्थ कि आप यूरोप में जाएं, बिकॉज आपने हमेशा सोचा कि आप बिजनेस इंडिया और यूएस में करेंगे. और जैसे कि पेटेंट्स 20 ईयर्स के लिए ग्रांट होते हैं, सो इट विल बी
there for 20 years and it will give you exclusive rights जो आप next 20 years में अपने business में use कर सकते हैं. So why not to go ahead with an international patent when you are thinking about a startup? So that's my thought about the international startup. And CK, if there are any specific questions that the students have, I'll be happy to answer those questions. Yes, हमने कुछ questions collect किए हैं in the evening hours also, and even yesterday we conducted a small poll जिसमें हमने लोगों से question लिए हैं. And सबसे पहला सवाल तो यही है, जैसे आज हमने इंडिया में देखा कि इंडिया में अगर हमें पेटेंट फाइल करना है तो हमारे पास इट्स टिपिकली ऑनलाइन ipindia.nic.in हमारा वेब पोर्टल है. और हम इंडिया में हम ये समझना चाहेंगे कि इंडिया में और फॉर एग्जांपल हमें यूएस में अगर कोई पेटेंट फाइल करना है तो बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं, क्योंकि कुछ स्टार्टअप हमारे यहाँ पे ऐसे हैं जो बीइंग इन जबलपुर, बीइंग इन भोपाल, बीइंग इन इंदौर, उनका मार्केट यूएस है. तो वो चाहते हैं कि उन्होंने जो भी एक सॉफ्टवेयर बनाया है, जो प्रोडक्ट बनाया है, उसको यूएस मार्केट को एक्सप्लोर करने से पहले या एक्सपैंड करने से पहले वहां पेटेंटिंग को एक्सप्लोर करना चाहते हैं. तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि यूएस के मार्केट में और इंडिया के मार्केट में पेटेंटिंग का क्या डिफरेंस है. So mainly ये दो डिफरेंट ज्यूरिडिक्शंस हैं. इंडिया का पेटेंट सर्च विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द यूएस पेटेंट सर्च. बट टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि आज की डेट में हमारे जो डेटाबेसेस हैं या सर्च इंजन है वो डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट कंट्रीज के पेटेंट्स को कंबाइन करके सर्च करने की एबिलिटी देते हैं. सो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि आप उन डेटाबेस में जाके ये सर्च करें कि इस तरह का और कोई पेटेंट यूएस में फाइल तो नहीं है या ऑस्ट्रेलिया में फाइल तो नहीं है. And you can also search in USPTO, which is United States Patent and Trademark Office, which is very similar to Indian Patent Office. But that's very rigorous process. So we as a professional, we use third-party database like Innography or Derwent Innovation. And there are also multiple companies who can assist people in terms of searching what has been patented in India and what has been patented in US. So they can help you guide through those. And once you know कि आपका जो invention है उसकी तरह कोई patent नहीं है already available US में, and if you want to expand, then you can go and search for a patent agent, because inventors US में खुद को represent नहीं कर सकते. There is a special requirement that they have to have a patent agent who can represent the inventor. And it's similar even in India, I guess, that you need to have a patent agent जो आपके behalf पे patent application को draft कर सकता है और file कर सकता है, और जितने भी office actions हैं या correspondence हैं उस patent office के through, उन सारे के रिप्लाई बैक कर सकता है अकॉर्डिंग टू दैट कंट्री लॉज. सो अगेन टू रीइंफोर्स व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप यूरोप हो या ऑस्ट्रेलिया हो या यूएस हो, आपको वहाँ की किसी कंपनी या पेटेंट एजेंट या लॉ फर्म के साथ टाई अप करना पड़ेगा हु कैन हेल्प यू गाइड थ्रू दीज प्रोसेसेस, बिकॉज हर कंट्री के अपने पेटेंट लॉज हैं एंड देयर आर few things, small minute things that can change the whole patent examination and the grant process. So that's my thought on this. Okay. India में things are little easier, especially after this स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का भी अभी एक हमें हेल्प है कि सबसे पहले तो कॉस्टिंग काफी कम हो गया है. अगर आप पेटेंट फाइल करते हैं तो स्टार्टअप इंडिया, दैट इनिशिएटिव दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन इन 2016, तब से थोड़ा सा भी हमें आसानी हो गया है. कॉस्टिंग काफी इजी है. जैसे आपने बोला, अगर किसी स्टार्टअप को यूएस में पेटेंट फाइल करना है तो उन्हें किसी लॉ फर्म से या फिर पेटेंट एजेंट से संपर्क करना पड़ेगा, विच आई थिंक माइट बी अ कॉस्टली अफेयर, और समटाइम्स अगर शायद बहुत मुश्किल भी होगा लॉजिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि बीइंग इन इंडिया, बीइंग इन ए स्मॉलर टाउन ऑफ मध्य प्रदेश फॉर एग्जांपल, अगर हमें यूएस में पेटेंट फाइल करना और कोई एक लॉ फर्म हमें ढूंढनी है, विच इज गोइंग टू बी अ वेरी टीडियस टास्क फॉर अस.
तो उसको आप कैसे एडवाइस करेंगे कि अगर हमें फिर भी पेटेंट फाइल करना है, तो व्हाट कुड बी द इजियर ऑप्शन फॉर अस टू रीच आउट टू यूएस agencies for filing a patent? So there is something called Patent Cooperation Treaty (PCT) application. So my suggestion is कि इंडिया में बहुत सारी लॉ फर्म्स हैं जिन लोग ऑलरेडी लाइक डिफरेंट कंट्रीज के साथ में टाइड अप हैं. तो आप पहले तो उन कंपनीज से बात करें इंडिया में, लाइक ई वैल्यू सर्व, सीपीए ग्लोबल, डॉल्चरा आर फ्यू ऑफ द कंपनीज दैट कम ऑन टॉप ऑफ माय माइंड. तो उन लोग क्या करते हैं कि आपका इन्वेंशन लेते हैं, उसको ड्राफ्ट करके फाइल इंडिया में करते हैं, and then as I'm mentioning, there's patent cooperation treaty. So within that law, almost 150 countries जो है इस treaty के अंडर आपको multiple applications फाइल करने की जगह आप एक PCT application फाइल करते हैं within the first 12 month of filing your patent in India. So वो 12 months में यदि आप डिसाइड करके फाइल पीसीटी एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो वो इंटरनेशनल फेज में चली जाती है, एंड देन यू कैन डिसाइड इन विच कंट्रीज यू वांट टू परस्यू. एंड उसी टाइम ये लॉ फर्म्स कैन गिव यू अ हैंड होल्डिंग जहाँ पे वो आप लोगों को उन कंट्रीज के लॉ के अकॉर्डिंग पेटेंट एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर सकते हैं. या बहुत सारी नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं जहाँ पे ट्रांसलेशन इज रिक्वायर्ड within the first 12 month after you apply for PCT application. तो वो लोग वहाँ के लोकल एजेंट्स से कनेक्टेड होते हैं जिनसे वो उसको ट्रांसलेट करवा लेते हैं, एंड देन दे कैन गो अहेड एंड file and file the patent and go ahead with the procedures of that specific country. So यहाँ पे उसके बाद the timeline goes like after 12 months you have almost 30 months, and then after 30 months it goes into the national phase. By national phase I mean कि जिस कंट्री के लिए आपने अप्लाई किया है उन लोग खुद की वहाँ पे पेटेंट लॉ के अकॉर्डिंग रिसर्च करते हैं, एंड दे डिटरमाइन कि आपका इन्वेंशन पेटेंटेबल है भी या नहीं उनके लॉज के अकॉर्डिंग. तो उन लोग फिर वहां से एडिशनल टाइम लेते हैं, and then if everything looks good based on that country's law, they grant you a patent. And it's mostly like for Australian patent you will have something starting with AU, whereas if you have been granted a US patent it will have US as starting. या यदि आपने चाइना में किया है तो CN and then there will be a number. So इस तरह से आपके पास मल्टीपल पेटेंट्स होते हैं एक ही इन्वेंशन के, बेस्ड ऑन योर इंडियन एप्लीकेशन जो आपने फाइल की थी, और उस इंडियन एप्लीकेशन का डेट यू कैन यूज एज योर प्रायोरिटी डेट, कि उसके बाद यू कैन यूज इट फॉर ऑलमोस्ट 20 years ऑफ द टाइम जो पेटेंट का लाइफ. But all these all these US, Chinese और Australian patents, ये सब Indian patent के family members होते हैं. That's how we see it. And one of the very important factor that many people forget is कि जब आप यदि अपने स्टार्टअप को इंटरनेशनल लेके जा रहे हैं या फंडिंग के लिए इन्वेस्टर्स के पास जा रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स का बहुत ही ब्रॉड स्कोप होता है. उन लोग ये देखना चाहते हैं कि आज हम यदि इस स्टार्टअप में इन्वेस्ट करें तो हम किस किस कंट्रीज में सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं या अपने कंपटीशन को कंट्रोल में रख सकते हैं. सो दे ट्राई टू सी कि आपने कितनी मल्टीपल कंट्रीज में पेटेंट लिया हुआ है, विच इज ऑल्सो अलाइन विथ द इंटरेस्ट ऑफ योर इन्वेस्टर. तो उन लोग उसके बेसिस में आपको फंडिंग देते हैं. एंड आई हैव डन इट many times that कि इन्वेस्टमेंट के लिए हाउ यू कैन क्रिएट अ पेटेंट पोर्टफोलियो और आईपी पोर्टफोलियो, बिकॉज आईपी पोर्टफोलियो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. लाइक मैक्सिमम लोगों ने शार्क टैंक देखा होगा, एंड मेनी पीपल हैव सीन कि शार्क टैंक के इन्वेस्टर्स दे आस्क, डू यू हैव अ पेटेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑन दिस प्रोडक्ट. तो आपके पास यदि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उस इन्वेंशन के ऊपर या प्रोडक्ट के ऊपर, या
उसके ऊपर आपके पास ट्रेडमार्क है या कॉपीराइट है, दैट शोज कि you are very serious about your thought and also you have seen the future vision कि आपकी कंपनी सिर्फ एक कंट्री में रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, it can go to the different countries. So uh, that's why IP is very important. And कितने टायर आर्ट्स हैं या कितना स्ट्रॉन्ग IP है, there are several ways to even determine that. तो ये सब फैक्टर आपको इन्वेस्टमेंट भी लाते हैं, प्लस आपकी स्टार्टअप जब फंडिंग के लिए ट्राई कर रही है तो आपको सपोर्ट भी करते हैं. एंड इवन लाइक समटाइम्स स्टार्टअप डजंट राइज, तो आप उस सिचुएशन में भी अपना मनी वापस ला सकते हैं. You can license these patents or you can sell these patents. So you can even do those type of things. So Gargi, we'll take few questions from our viewers also. I think आपने already बताया है कि जो हर कंट्री के पेटेंट्स अलग अलग हैं, तो क्या अगर किसी ने एक पेटेंट यूएस में फाइल किया है, उसे पेटेंट हासिल हो गया है, कैन वी फाइल द सेम पेटेंट मे बी इन ऑस्ट्रेलिया और इंडिया? ये क्वेश्चन है जो आई थिंक आप ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं. फिर भी जस्ट टू रीट्रेट, आप एक बार कंफर्म कीजिए कि अगर हमने कुछ स्टडी किया, हमें वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, यूएस में वो पेटेंटेड है, कैन वी डू दैट इन इंडिया और इन एनी अदर कंट्री फॉर दैट मैटर? डेफिनेटली वी कैन डू दैट, बट ये बहुत ही इनिशियल स्टेज में होता है. मोस्टली ग्रांटिंग के लिए, पेटेंट ग्रांट होने के लिए 30 मंथ्स टू 40 मंथ्स लग जाते हैं. बट यदि आपने ऑलरेडी फाइल कर रखा है यूएस में, यू हैव 12 मंथ्स ऑफ टाइम. जब आप उस पेटेंट को इंडिया के लिए पीसीटी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं. एंड यू कैन चूज कंट्रीज लाइक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, Germany or France or any other country which you are interested. So just to be clear, I think yes, you can do that, and you have to file a PCT application for that purpose, and you can choose the countries where you want to take another patent. There are also certain other ways कि यदि आपका एक पेटेंट है और already granted है, then you can file for continuation in part or continuation or divisional patent application. So बहुत सारी कंपनीज ये स्ट्रैटेजी यूज करती हैं कि हमारा एक पेटेंट मिल चुका है, बट स्टिल एट द कॉस्ट ऑफ less years. You will not get 20 years, but you will get जब आपने पहला एप्लीकेशन फाइल किया था अपना यूएस में, वहां से आपका यदि 20 years काउंट होगा तो यू आर लूजिंग इट, बट यू कैन स्टिल फाइल अ कंटिन्यूएशन जो आपके पिछले इन्वेंशन का के आगे का पेटेंट है या आगे का इन्वेंशन है. एंड इट हैज फ्यू माइनर चेंजेस, इट डजंट हैव अ न्यू इन्वेंशन ऑल टुगेदर. पूरा नया इन्वेंशन नहीं है, बट आपके पिछले इन्वेंशन का थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है. So you can file for the continuation or continuation in part for those US patents. So that's another strategy that I have seen. Yeah. Yes, sir. So Gargi, we have Mahipal Singh Rajput. So he was an Orientalite, probably your batch or maybe your senior. So he was keen to have you here, and in fact, a lot of Oriental alumni are also watching. I'm getting some few WhatsApp message. So Mahipal has a question like, what is the reason कि US और चाइना में लैक्स में पेटेंट हर साल फाइल होते हैं, बट इंडिया में वो अवेयरनेस अभी नहीं है? तो चूंकि आप इंडिया से रही हैं, आपने ग्लोबल मार्केट काफ़ी देखा है, आपकी पढ़ाई भी यूएस में हुई और आप इस फील्ड में एक इंडियन भी हैं भी. एंड सो व्हाट इज़ योर मैसेज? बहुत सारे स्टार्टअप्स अब आ रहे हैं जो बिजनेस मेकिंग और प्रॉफिट को ध्यान रखते हैं, इन्वेस्टर को ध्यान रखते हैं, पर शायद ये वाला एस्पेक्ट थोड़ा सा छोड़ देते हैं. तो एज अ ग्लोबल उस स्टार्टअप को, जैसा आप बोल रहे थे, तो हाउ कैन यू गाइड दी स्टूडेंट्स हु आर अपकमिंग स्टार्टअप्स कि और इस पे थोड़ा जोर देने की क्यों जरूरत है इंडिया में? So this is a very good question. I would say कि startups जब लोग शुरू करते हैं तो उन लोग बहुत सारी चीजें, बिजनेस मॉडल, मार्केटिंग या प्रोडक्ट को कैसे डेवलप करना है, इन चीजों पे ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं या ज्यादा अपनी
एनर्जी और रिसोर्सेज स्पेंड करते हैं एज कंपेयर टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बट आप ये सोचिए कि जब आप जाके जमीन खरीदते हैं और उस पे घर बनाना चाहते हैं, आप उस जमीन को रजिस्टर कराते हैं कि कोई और आके उस पे जब तक आप वेट कर रहे हैं घर ना बना दे। तो इट्स सिमिलर कि आपने एक आइडिया लिया, यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट इट, बट आप हर चीज का सोच रहे हैं कि घर कैसे बनाना है, प्रोडक्ट कैसे बनाना है एंड ऑल, बट आपने यदि उस आइडिया को ही रजिस्टर नहीं किया तो होगा ये कि कल को कोई और कॉम्पिटिटर या तो उस आइडिया को कॉपी कर लेगा, या कई बार ये होता है कि बिना कॉपी किए भी somebody else will come up with a similar idea और वो जाके पेटेंट फाइल कर लेगा। तो पेटेंट सिस्टम इज मोर अबाउट फर्स्ट टू फाइल, फर्स्ट इन्वेंटर टू फाइल, कि पहले जिसने रजिस्टर कराया या फाइल कराया पेटेंट या उस आइडिया पे एक्सक्लूसिव राइट्स उस इन्वेंटर की होंगी। तो ये चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए कि you have to cover all the aspects of your startup company. And to answer your second question, which is about the IP awareness, yes, definitely I have seen कि बहुत ज़्यादा difference है इंडिया के IP में और डेवलप्ड कंट्रीज के IP पे। बट हमें ये सोच के रखना चाहिए कि इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री, whereas US or few countries in Europe are very much well developed. So यहाँ पे जब पेटेंटिंग सिस्टम आया, इन लोगों ने 1970s में ही पेटेंट एक्ट स्टार्ट कर दिया था, and there were many patents. Even Thomas Edison, who found Edison lamp, जो आज हम लाइट यूज करते हैं घर में, उनकी तरह ग्रेट इन्वेंटर्स और एंटरप्रेन्योर्स ने भी पेटेंट अपने नाम पे इश्यू करवाए, एंड नाउ हिज कंपनी इज कॉल्ड GE, which is like one of the biggest company. तो जब इतने साल पहले लोग अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या अपने ब्रेन से यूज किए हुए आइडियाज को पेटेंट करा रहे थे और प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो व्हाई नॉट अस? अभी इंडिया में अभी अभी आई हैव सीन कि देयर हैज बीन लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि इंडिया में भी आजकल लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को ले रहे हैं, एंड दिस इज गुड कि स्टार्टअप्स दे आर फोकसिंग ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बिकॉज we as an Indian have to do a lot of things to catch up जो डिफरेंस है डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में। देयर आर सर्टेन प्लेसेस जहाँ पे लोगों को ऑलरेडी अवेयरनेस है, तो उन लोग जाके पेटेंटिंग करवा लेते हैं, बट देयर आर मेनी प्लेसेस लाइक हमारे MP में या UP में जहाँ पे लोगों को नहीं है उतनी अवेयरनेस, दे नीड टू बी अवेयर एंड गेट देयर आइडियाज पेटेंटेड। एक और चीज मैंने देखी है कि मोस्टली लोग सोचते हैं कि यदि हम बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं तभी हम अपना आइडिया पेटेंट करवाएं, यदि हमारा स्टार्टअप है तो नहीं करवा सकते या पैसे की कमी है। बट यदि आप पेटेंट करवा रहे हैं बड़ी कंपनी के थ्रू लाइक सीमेंस, बॉश, GE, इन लोग आपके पेटेंट्स फाइल कर देते हैं बिकॉज दे हैव अ बजट एंड रिसोर्सेज टू डू इट। But when you have a startup, you can even ask your investors, or you can just keep some amount of the money from your budget separately for the IP filing, which will give you a long-term benefit when you go for a public company or when you launch your company as in a big company or when you start growing. So I think with those things, every time a startup should keep in mind that intellectual property is an integral part of ideas, and it's not only patent, there are other rights like copyright, trademarks and trade secrets जो fairly कम अमाउंट में आपको मिल जाती है। जैसे कि यदि आप सॉफ्टवेयर कंपनी है और आपने कोड लिखा है, you don't have to go for a patenting for that, you can get a copyright on that, and आप उस कॉपीराइट को यूज कर सकते हैं या रजिस्टर करवा सकते हैं। प्लस आप यदि कंपनी का लोगो बनाते हैं तो वो ट्रेडमार्क में हो जाता है, और आपको लगता है कि यदि आपके कंपनी का लोगो कोई और यूज कर रहा है
you can register that and go in the code that some other company is using it without your consent or without your approval. So there are multiple benefits that come. Yeah. I think there's a question from Mr. Devakar. He's saying, how do we, what are the agencies, which agency to go for to file an IPR? तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि स्टार्टअप इंडिया पोर्टल में काफी अच्छे रिसोर्सेज हैं. उसमें एक सेक्शन है लिस्ट ऑफ फैसिलिटेटर्स फॉर पेटेंट्स. उसमें आपको हर शहर के लिए अलग अलग स्टेट के हिसाब से, सिटी के हिसाब से आप वो फैसिलिटेटर्स को ढूंढ सकते हैं. They will not only help you to file a patent in India, but they will also help you to file a patent in other countries. तो काफी अच्छा रिसोर्स एक स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट में है. अगर आप चाहेंगे तो हम उसको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स में भी शेयर करेंगे. आप उनको रीच आउट कर सकते हैं. दे आर रजिस्टर्ड, दे आर ऑल्सो वेरीफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. स्टार्टअप इंडिया एजेंसी ने उनको पूरा वेरीफाई किया हुआ है. आप उनकी हेल्प ले सकते हैं. गार्गी, आपने 2-3 बार एक टर्म यूज किया यहाँ पे, पीसीटी. हम चाहेंगे आप पीसीटी के बारे में थोड़ा और इलेबोरेट करें, थोड़ा और डिटेल में बताएं कि वो क्या है और उसको समझना क्यों जरूरी है. So as I was telling कि PCT is a patent cooperation treaty जिसमें almost 150 countries ने sign up किया है, और there are very few countries, few in South America या South Africa, which have not signed it. And this treaty came in 1970s, but the main motive behind is कि एक आदमी को यदि एप्लीकेशन मल्टीपल कंट्रीज में फाइल करनी है तो सेपरेट एप्लीकेशंस फाइल करने की जगह वो सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फाइल करे, विच विल गिव यू अ बेनिफिट ऑफ कॉस्ट रिडक्शन. तो आपको उतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगेगी जितनी आप यदि सेपरेट कंपनीज के लिए जाएंगे, सेपरेट कंट्रीज के लिए जाएंगे और फाइल करेंगे तो. प्लस देयर इज ऑल्सो अ बेनिफिट कि सारे के सारे एप्लीकेशंस जो हैं आपके in all different countries, they will be tied to a one invention, they will be tied to a one particular patent application. तो ये बहुत ही ज़्यादा doubt या confusion create नहीं करेगा when people are searching, when the government agencies are searching for prior arts. And also for you, it is like you have multiple family members for that one patent, and that's the PCT application. So इसका timeline चलता है कि आपने एक application file की in one country, then you have 12 months to make a decision कि आप दूसरी कंट्रीज में भी फाइल करना चाहते हैं या नहीं. then you file a PCT application. if your thought is कि आप इंडिया के बाहर और मल्टीपल कंट्रीज में फाइल करना चाहते हैं, you make that decision before 12 months and then you file a PCT application. then there is a time period जब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन करके एक पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, विच इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सर्च करता है और ये फाइंड आउट करता है कि आपका इन्वेंशन पेटेंटेबल है भी या नहीं. देन इट गोज इनटू द नेशनल फेज at around 30 month of time from the time when you have filed your application. तो जब आपने एप्लीकेशन फाइल की थी उससे 30 मंथ्स टाइम तक आपके पास टाइम है, 30 मंथ आगे तक, कि आप डिसाइड कर लें कि किस किस कंट्रीज में करना है. एंड यू कैन ड्रॉप फ्यू ऑफ द कंट्रीज एट दैट टाइम और यू कैन ऐड फ्यू ऑफ द कंट्रीज. कि आपने मान लीजिए सोचा था कि आप सिर्फ यूएस में फाइल करेंगे, but in these 30 months you spoke with other business executives and आपको ये समझ आया कि आपका आइडिया यूएस से ज्यादा यूरोप में काम आएगा, तो आप यूएस में नहीं फाइल करना चाहते बट यूरोप में करना चाहते हैं. तो you can make all those amendments or changes by the time of 30 month and then it goes to the national phase. नेशनल फेज का मतलब ये है कि ये हर उस कंट्री में जाएगा जहां पे आपने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि आप पेटेंट लेना चाहते हैं, और फिर वो नेशनल फेज में वो पर्टिकुलर कंट्रीज अपने लॉ के अकॉर्डिंग आपके पेटेंट को एग्जामिन करेंगी, विच विल बी योर फाइनल एग्जामिनेशन.
और उनको कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो आपसे करस्पॉन्डेंस करेंगी, विच आर कॉल्ड ऑफिस एक्शंस, एंड यदि सब कुछ ठीक लगा तो दे विल ग्रांट योर पेटेंट. And I know I'm using key what are the major laws behind this, or what are the reasons for the patentability. So I would like to take a minute to talk about that. कि mostly in the world जो inventions हैं वो 3 basis पे try किए जाते हैं या examine किए जाते हैं. One of them is utility, second of them is novelness, and third is non-obviousness. So यदि आपका इन्वेंशन, गोइंग बैक टू द फर्स्ट पॉइंट यूटिलिटी, यदि आपका इन्वेंशन किसी चीज के लिए यूज ही नहीं हो सकता, देन दे विल नॉट ग्रांट अ पेटेंट ऑन इट, या उसका यूज नेगेटिव में है. जैसे कि बहुत सारे क्लोनिंग के आइडियाज लोगों को आते हैं to create a human clone or maybe animal clone. Those cannot be patented because that's a negative reason. So कुछ countries ने उनको बैन कर रखा है. प्लस देन द सेकेंड थिंग इज कि आपका आइडिया नॉवेल होना चाहिए, कि ऐसा तो नहीं कि आप किसी और का आइडिया कॉपी कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं. उसको फाइंड आउट करने के लिए देर आर सर्टेन सर्चेस विच आर डन, जो ये देखती हैं कि ऑलरेडी जो इन्वेंशन है वो ऑलरेडी पब्लिश्ड तो नहीं है किसी पेटेंट या पेटेंट एप्लीकेशन में, या किसी कोई और उस पे प्रोडक्ट तो सेल नहीं कर रहा है, कोई ने ब्लॉग तो नहीं लिख रखा है, किसी ने बुक तो नहीं पब्लिश की है, किसी ने आर्टिकल नहीं लिख रखा है उस पे. सो देर आर सर्टेन कैटेगरीज बाय विच दे फाइंड आउट कि यहाँ पे कोई प्रायर आर्ट नहीं है. And the third point is non-obviousness. Non-obviousness is like कि ऐसा तो नहीं कि आपने 2 डिफरेंट पेटेंट्स लिए या 2 डिफरेंट आर्टिकल्स लिए और उसको कंबाइन कर दिया, जो कोई भी आपके उस एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी में कर सकता था. इट्स अ कॉमन सेंस. लाइक यदि आप इन्वेंशन को देख के ये लगता है आपको कि अरे हाँ, ये तो बहुत ही आसान है, कोई भी इन 2 चीजों को कंबाइन करके एक नया इन्वेंशन बना सकता है. सो दैट इज नॉन ऑब्वियसनेस, एंड दिस इज व्हाट दे ट्राई टू टॉक विद द पीपल हु आर ऑलरेडी एक्सपर्ट इन दोज टेक्नोलॉजी एरियाज. सो ये 3 मेन बेसिस हैं जिसपे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज फाइंड आउट करती हैं कि वेदर योर इन्वेंशन इज पेटेंटेबल और नॉट. So I guess CK, I have answered your questions. Plus, I have given extra information on what are the different criteria to get a patent. Yeah, we'll take few questions. एक क्वेश्चन है मिस्टर कृष्णा का कि क्या हर कंट्री में जो पेटेंट का लाइफ टाइम है वो 20 इयर्स ही होता है या फिर कुछ कंट्रीज में अलग भी है? और दूसरा एक सवाल पीसीटी के लोगों का था कि क्या चाइना पीसीटी में है? अगर है तो फिर कई सारे हमें जो इन्वेंशन मिलते हैं वो यूरोपियन कंट्रीज में और चाइना में सिमिलर कैसे मिलते हैं? तो 2 क्वेश्चंस को अगर आप आंसर करना चाहें. So, for the first question, which is about the lifetime of a patent, in most of the countries, it's 20 years, depending on which type of patent. If it's a utility patent, you get 20 years. Whereas यदि आप अपने डिजाइन के लिए एक पेटेंट फाइल कर रहे हैं, then it will be 14 years of a lifetime. And so it really depends. And most of the time लोग बात करते हैं यूटिलिटी पेटेंट की, बिकॉज हम सब लोग टेक्निकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं प्रॉब्लम्स का. सो मोस्ट ऑफ दोज थिंग्स फॉल अंडर अ यूटिलिटी पेटेंट. सो द लाइफ टाइम इज 20 years in most of the countries. And second question जो है वो थोड़ा confusing है, because मेरे को समझ नहीं आया कि what exactly the person is asking, but anyway. If you can simplify that, तो क्या चाइना और यूरोपियन कंट्रीज, मतलब कितने कंट्रीज हमारे पीसीटी उस ट्रीटी के तहत हैं? क्या सारे कंट्रीज जितने हमारे दुनिया में सभी उसमें हैं, या फिर हमने शाम को डिस्कस किया था शाम के सेशन में अबाउट 150 कंट्रीज आर देयर?
तो क्या चाइना और सारी मेजर कंट्रीज इसमें शामिल हैं? अगर हैं तो अगर उसका कोई वायलेशन मिलता है तो उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं? उनका क्वेश्चन डाउट यहीं से आया कि जो ये अगर दोनों कंट्रीज में सिमिलर पेटेंट्स उनको ज्यादा दिख रहे हैं, सिमिलर इन्वेंशन दिख रहे हैं, तो उनका कंफ्यूजन था कि क्या चाइना या कोई और यूरोपियन कंट्रीज उस पीसीटी ट्रीटी के बाहर है या नहीं. So, as somebody else has already answered कि PCT के अंदर 150 countries हैं, and yes, China is also one part of that. So the reason why we see कि हमारे को similar type of patent चाइना में भी और यूरोप में भी मिलते हैं, there could be two reasons. One is कि जो पेटेंट है वो सेम पेटेंट का पीसीटी या फैमिली मेंबर यूरोप में होगा, so it might be owned by same inventors or the same company, and that's why you are seeing similar type of or exactly same patent in different countries. So that is scenario 1. Whereas the scenario 2 is कि बहुत सारे कंट्रीज में जब एग्जामिनर सर्च करते हैं, देयर इज अ लिमिटेड टाइम जो उन लोग स्पेंड करते हैं एक इन्वेंशन पे, एंड स्पेशली विद द कंट्रीज लाइक चाइना, जापान, जहाँ पे इंग्लिश में नहीं उनके लोकल लैंग्वेजेस में पेटेंट्स आर पब्लिश्ड, इट बिकम हार्ड फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड और सी द ट्रांसलेशन. तो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं आता और लिमिटेड टाइम के कारण कई बार एग्जामिनर्स मिस कर जाते हैं कि वहां पे कोई प्रायर आर्ट था या नहीं था. एंड इफ लेटर ऑन somebody come and say कि मेरा इन्वेंशन और या जब मोस्टली इन लॉ सूट व्हाट हैपेंस इज कि एक इन्वेंशन की तरह दूसरा इन्वेंशन दिख रहा है, तो लोग जाके कोर्ट में बोलते हैं कि ये इन्वेंशन गलती से आपने ग्रांट कर दिया, यू हैव इग्नोर्ड द प्रायर आर्ट्स दैट वी हैव फाउंड, एंड दे गो अलोंग विद दोस प्रायर आर्ट्स जो उन लोगों ने फाइंड किए. फिर एग्जामिनर दोबारा देखता है एंड देन द कोर्ट विल डिसाइड कि वो दो इन्वेंशन यदि सेम है तो विच एवर वन वॉज फाइल्ड अर्लियर दैट सस्टेन्स इन द कोर्ट, वेयर एज द सेकेंड वन जिसने कॉपी किया है उसको वो कैंसिल कर देते हैं, या वो पेटेंट को जो ग्रांट किया है उसको कैंसिल करके ये बोलते हैं यस इट वाज आवर मिस्टेक कि हम लोगों ने ये प्रायर आर्ट को नहीं फाइंड आउट कर पाए, इसीलिए ये पेटेंट ग्रांट हुआ, बट नाउ बिकॉज वी हैव सीन दिस इट शुड बी कैंसल. सो इस तरह से ये कोर्ट में सेटलमेंट होते हैं. Okay, So कुछ a क्वेश्चंस question हैं. retaining इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन कि इन इंडिया वी स्टार्ट अवर बिजनेस, वी कम विद आइडिया और सडनली ऑल ऑफ अ सडन हमको एक ईमेल आता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो हमारा कॉपीराइट है और हमारे से मिलता जुलता है और हम आपको यूएस के लीगल कोर्ट में आपको हम ये समन करेंगे, आप अपना प्रोडक्ट तुरंत बंद कर दीजिए. So it can be fake, it can be true. So as a startup, as a student startup, कई बार मतलब एक डर पैदा होता है और दूसरा ये लगता है कि चलो हम तो इंडिया में हैं, कौन सा यूएस वाले हमें पकड़ के कुछ कर लेंगे. तो दोनों एस्पेक्ट कि क्या हमें बहुत डरना चाहिए या हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए कि वी विल मैनेज, आएंगे तो कुछ खिला पिला के भगा देंगे. I think it depends on the situation. This is such a great question. यदि आप बहुत ही प्रोग्रेसिंग या ग्रोइंग कंपनी है जिसको लगता है कि नहीं हम बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, then definitely you should take this as a serious affair and you should consult lawyers. But the general recommendation is कि यदि आपको पता चलता है कि उस यूएस बेस्ड कंपनी का इंडिया में पेटेंट नहीं है, या उनने पीसीटी एप्लीकेशन कभी इंडिया के लिए फाइल नहीं की, देन यू डोंट हैव टू वरी मच अबाउट इट. बट यदि उस यूएस बेस्ड कंपनी का इंडियन कॉपीराइट है या इंडियन पेटेंट एप्लीकेशन है, then you have to be little more worried. And at that time what you can do is there are certain things कि आपका यदि पोर्टफोलियो ऑलरेडी बड़ा है तो there is something called defensive strategy in patent world where you can go and look कि हमारे कौन कौन से पेटेंट्स हैं जो वो कंपनी इन्फ्रिंज कर रही है
या वो कंपनी हमारे से बिना परमिशन के यूज कर रही है, वो है तो देन इट्स वेल एंड गुड. एंड इफ यू हैव मनी टू स्पेंड इन कोर्ट एंड for the lawyers, you can go ahead with a counter suit, which is a term generally used in corporate companies, because we have lot many times seen big companies like Google go back for Samsung or Microsoft, or they go and sue Amazon. So these big companies go with those strategies because उनका पेटेंट पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है. बट यदि आप स्टार्टअप हैं और आपके पास यदि बिग पेटेंट पोर्टफोलियो नहीं है, and still the other US based company has patents or copyright in India, then maybe the best option is you can go and talk to them. You can go into the negotiation, and instead of them suing, most of the time वो companies का intention होता है how they can make extra money. So they might settle down with you by giving you a license for limited with whatever specification or the clauses they want to use. It may be कि वो लोग बोले कि नहीं, सिर्फ आप इंडिया में ही ये हमारे इन्वेंशंस को यूज कर सकते हैं, या लाइसेंस आपके पास सिर्फ इंडिया के लिए है, या just for limited period of time, maybe 5 year or 10 year, whatever you guys negotiate on, and out of the court settlement कर सकते हैं. Because it's not wrong if you think कि आपके पास नहीं है इतना पावर कि आप दूसरे कंपनी से लड़ सकते हैं कोर्ट में, then why not to settle down at some lower price? And you can always negotiate, you can have your own lawyers, which is comparatively easy as going to the court and fighting the case, and low cost. So you can do those type of things. एक दो क्वेश्चन थे रिगार्डिंग द प्राइस एंड प्रोसीजर्स ऑफ फाइलिंग पेटेंट्स इन इंडिया. आई थिंक हमने शाम को भी डिस्कस किया था कि आपको इफ यू गो थ्रू सम एजेंट या फैसिलिटेटर तो इट्स एन इजी राउट, आपको वो लेना चाहिए. और जो भी चार्जेस लगता है, अगर आपके पास में DPIIT सर्टिफिकेट है स्टार्टअप इंडिया का, तो 80% चार्जेस आपके वैसे ही खत्म हो जाते हैं, आपको पैसा नहीं देना है. और इनफैक्ट जो अभी हमने एक लिंक भी शेयर किया, इनमें अगर आप किसी एजेंट से बात करेंगे, वो भी आपको यही बोलेंगे अगर आपके पास में DPIIT सर्टिफिकेट है तो जो भी चार्जेस हैं वो आपके वैसे भी नहीं लगने. तो जब आपको पैसे नहीं लगने तो इट्स ऑलवेज गुड टू गो विथ दी एक्सपर्ट. आप एक्सपर्ट्स के साथ जाएं, वो आपको फाइल करने में हेल्प करेंगे. और जो दूसरा सवाल है यूएस का, कि क्या यूएस में इंडियन स्टार्टअप्स को प्रायोरिटी मिलती है, आई डोंट हैव एन आंसर फॉर दैट. आई ट्राई टू फाइंड एन आंसर फ्रॉम स्टार्टअप इंडिया टीम. हम कल उनसे क्वेरी रेज करेंगे. अगर आपके पास गार्गी इसका आंसर है तो आप प्लीज शेयर करें. एज पर माई नॉलेज आई डोंट थिंक अभी ऐसा कुछ है, बट स्टिल वी विल फॉर्मली आस्क दिस टू स्टार्टअप इंडिया. एंड उनकी जो आईपी एक्सपर्ट की टीम है, हम उनसे पूछेंगे कि क्या हमारे रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स को यूएस या फिर किसी और कंट्री में पेटेंट फाइलिंग के लिए कोई कंसेशन या फिर कोई उन्होंने एक गेटवे बनाया है. अगर होगा तो हम आपके साथ शेयर करेंगे. गार्गी, अगर आपके पास में कोई जानकारी हो आप प्लीज शेयर करें हमारे साथ. Based on my knowledge, I see two solutions to it. एक सॉल्यूशन ये है कि यदि आपके स्टार्टअप में आपने अपने स्टार्टअप को यूएस में भी रजिस्टर कराया है, या कोई पार्टनर आपका यूएस में है रजिस्टर्ड, and you have got your entity या company registered in US, then yes, you can go and file a patent for US too, through a PCT application route again. But यदि आपने नहीं कराया है या आपके कोई पार्टनर नहीं है यूएस में, then I don't know how it works. But I can say that in US also, similar to India, there is some system and the fee discounts that are provided to small to medium sized entities, and those patent costs are so much lesser than the cost that big companies or entities pay. And also there is something called Bayh-Dole Act, which generally universities have. यदि आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं यूएस में, तो यूएस में एक रूल है Bayh-Dole एक्ट करके, जहाँ पे उन लोग ये अलाउ करते हैं कि यूनिवर्सिटीज कैन गो एंड फाइल अ पेटेंट
that too again at much lower price as compared to other corporate companies. And the only clause over there is that the federal government or the funding source might have some rights on your patent, which they very they go and very few times they enforce those rights, because universities are thought as an institution for to promote science and innovation, and also to increase the knowledge among spread the knowledge among other students and the professors and in the world of research. So I think that's what my knowledge says. Yeah, and we'll also, as I said, we'll reach out to Startup India portal. हम उनके आईपी एक्सपर्ट से भी इसका आंसर लेके आएंगे, क्योंकि अगर कोई गेटवे उन्होंने बनाया है, we'll surely share that with you guys. I think हमने सिर्फ 30 मिनट्स का सेशन प्लान किया था. We are already overshooted by 15-16 minutes. हम सिर्फ 2 क्वेश्चंस और लेंगे गार्गी यहाँ पे, then we'll set you go. एक जो क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, मुझे वो क्वेश्चन ईमेल पे भी आया था. अगर कोई कंपनी है, उन्होंने एक से ज्यादा उनके पास एल्गोरिदम्स हैं, जैसे अगर एक ई कॉमर्स कंपनी, उन्होंने स्पेसिफिकली पूछा था किसी का ई कॉमर्स कंपनी, उन्होंने 3-4 अपने एल्गोरिदम्स लिखे हैं, जिसमें से एक है प्राइस प्रिडिक्शन का, कि उनको अगर लगता है कि आज इस आइटम का प्राइस ये है, तो अगले पिछले डेटा के स्टडी के हिसाब से या ट्रेंड के हिसाब से नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट 2 वीक्स में उसका प्राइस क्या होने वाला है, ताकि बायर्स डिसाइड कर सके उन्हें वो प्राइस अभी लेना है, वो आइटम अभी खरीदना है, या वो थोड़ा उसके लिए वेट कर सकते हैं. उन्होंने ई कॉमर्स कंपनी में एक से ज्यादा एल्गोरिदम्स ऐसे लिखे हैं, तो उन्हें क्या चीज पेटेंट कराना चाहिए? एक ही प्रोडक्ट के मल्टीपल वर्जन्स या मॉड्यूल्स, या फिर वन सिंगल कंसोलिडेटेड प्रोडक्ट? So there are two parts to this question. One is algorithm, whether algorithms are patentable or not. So algorithms or mathematical formulas, they are not patentable under the law of US. Uh, but if it's a product that is doing something other than just the algorithm, and if it's improving upon or involving computer or artificial intelligence or machine learning, then it might be eligible for a patent, and then only they can get a patent for it. But the good route for algorithm based product is to have a copyright on the algorithm. And whenever you see somebody copying the same algorithm, you can go and you can provide a notice to those people who are using your algorithm, copyrighted algorithm, without your consent. So that's how it works. But algorithm in general are not patentable. There was a very famous case that I would like you guys to know. It's Alice and CLS Bank, जिनने सिमिलर टाइप के एल्गोरिदम बेस किए थे, which is about settlement of the risk when you do a trade, and that patent was invalidated because it fall under the category of algorithm and abstract idea. So I like to let my viewers know that they can go and research about Alice and CLS Bank case, as well as they can go and see laws about what is patentable and what is not patentable. And algorithm, mathematical formulas, law of nature, clones, these are few of the things that cannot be patentable. Just to give a very brief about it. So CK, if you have second question, I would be happy to answer and let everyone go, because it's already Yeah. late for you guys. Yeah, so maybe just one last question from Mahipal, I guess. If an employer is working in a company, वो कुछ वहाँ पे invent करता है, तो वो किसका अधिकार होगा उस पे? एम्प्लॉय का या एम्प्लॉयर का? आई थिंक एम्प्लॉयर का होना चाहिए, बट योर थॉट ऑन दैट? So this is a very good question, and I used to answer this question all the time when I was working with university. So if there is a professor or employee, and if that employee is using the resources of employer, say for example, uh, from a company ABC, and there's a employee who is using all the resources and time of that ABC company
to get this invention, then it will be a right of your employer, ABC. Whereas if you have done it on your own time with your own resources, it might be your own IP. But there is one additional factor you that plays a role, that what you have signed when you joined that ABC company, you might have signed that all the inventions that you will do during this time, the time is spent during your tenure with the ABC company and after 4 to 5 years will be the intellectual property of your employer, then that will be the property of the employer. And if any time this type of scenario come, I always encourage my students or viewers to go and talk to their HR people who can look at their different forms, look at their NDAs, CTAs, joining letters, and tell them whether it's a property of ABC employer or not. And if there is no conflict, then it will be a property of an employee. All right, so सीधे that's it. इसके पहले आप अलविदा कहें. I would like to thank Gargi because it was just a messenger message and a WhatsApp call. और मैंने गार्गी को बोला तो शी इज वर्किंग एज अ सीनियर एनालिस्ट इन वेरी वेरी गुड कंपनी यूएस. हिज हस्बैंड इज इन माइक्रोसॉफ्ट, अ स्मॉल बेबी. सुबह सुबह उठ के हमारी पाठशाला में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. एंड आई रियली लाइक द वे व्हेन गार्गी सेड कि इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी स्टार्टअप पाठशाला, कि वो वापस बैठे इंडिया में अपने यूथ को मोटिवेट कर सके. Around 10 years back, she was just a college graduate coming out of a college. So, abhi, it is so nice, Gargi, that you came and it's not just 1 hour, but lot of confidence with the youth will आपको देख के, आपको सुन के उनको मिला. और जिस तरीके से आपने IPR के बारे में बताया, एक बहुत अनटच पहलू था. तो अपने बीच कोई बैठा व्यक्ति जो यूएस में लोगों को हेल्प कर रहा है, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी एज योर टीचर आल्सो, कि आज गार्गी इज हेल्पिंग लॉट ऑफ यूएस एंड मल्टीनेशनल कंपनीज इन सेटलिंग पेटेंट्स एंड अदर थिंग्स. एंड मैं अनुरोध करूंगा कि हमारी पाठशाला में हम 100 आइडियाज को इंक्यूबेट करेंगे. अगर उनमें से कोई आईपीआर के लिए आता है तो हम आपके पास जरूर आएंगे. हमें पता है कि यू विल डेफिनेटली हेल्प अस. So thank. It's my honor to be here on this platform, and I believe in a philosophy of knowledge sharing and a dedication towards your work. So uh, I'll just like to say to the youth of India, or even the people of the same age like mine, that keep always the importance of the creation of the mind, because we Indians are very good in creativity, and we have always succeeded in different areas, and we have been pioneer in so many different areas. So always believe in yourself and try to keep working hard. And if you have any questions related to IP, I'll be happy to answer. And again, it was nice seeing you, sir, and thank you for giving me this opportunity. And just I'll always be available on LinkedIn as much as I can. And if anybody has questions, I'll try to find it myself, or otherwise I'll ask my seniors or my mentors in this field to answer those questions, and I'll come with the answer, or at least give you some direction what needs to be done. So work hard and stay positive, stay healthy during this pandemic situation. This is a great time जब आप खुद के बारे में सोच सकते हैं और आप क्या करना चाहते हैं उस चीज पे अपना टाइम डेडिकेट कर सकते हैं. So good luck to everyone, and thank you so much for providing me this opportunity. All right, thank you so much, Gargi. It must have been difficult for you sharing your time on a Saturday morning in US. So thank you so much for turning up and talking to our viewers. And thank you to Anuj sir, जिन्होंने काफी अच्छा reference हमें दिया. And even in the late night, I know he sleeps early maybe, but
He's staying up. And thank you to all our viewers. आप सभी का this was the first time we thought हम एक बार late edition of Startup Pathshala late evening edition try करें and the सीके response. सर, मुझे लगता है ये लेट एडिशन ज्यादा सक्सेसफुल होता है. इस पे वोटिंग कराएं कि अपन टाइम चेंज करें क्या, या ये गार्गी का जादू था. आई एम नॉट कंटिन्यूअस कमेंट्स एंड कमिंग ऑन यूट्यूब. तो either it is Gargi or the topic or the night. So this is the inner zeal of all the viewers. yes. Other than It's a mix of all, sir. It's a mix of all. Timing is good, the speaker is good, and your presence also, helps a lot. So it's a mix of everything. And जैसे बाकी लोगों ने भी बोला है कि we'll keep having not on a regular basis, but on and off हम एक late evening edition वापस से लेके आएंगे with similar good speakers. And yes, thank you so much, Gargi, Anuj sir, and all our viewers. Have a good night. And you have a great day ahead, Gargi, and hope to talk to you soon. Thank you, everyone. Thanks, sir. Bye. Bye-bye. Bye.